हेलो एवरीवन, श्री आईएएस एकेडमी में आपका स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं कि श्री आईएएस एकेडमी ने कई सारी सीरीज को लॉन्च किया है, चाहे वो बुक सीरीज हो या आंसर राइटिंग की सीरीज हो या मॉडर्न इंडिया की सीरीज हो। आज हमने एक नई सीरीज फिर से स्टार्ट करने की शुरुआत की है और वो है आपकी सबसे प्रिय करंट अफेयर्स टेस्ट सीरीज। करंट अफेयर्स टेस्ट सीरीज के अंतर्गत हम क्या करेंगे, इस पे डेली आपको 5 एमसीक्यू मिलेंगे। उन 5 एमसीक्यू को हम साथ में ही आपके डिस्क्रिप्शन करते जाएंगे, उनको डिस्क्राइब करेंगे और उसके एक एक एमसीक्यू के जितने भी पॉइंट होंगे, जैसे कि हमने आपको क्वेश्चन नंबर 1 दिया, उसके अंतर्गत जो 4 ऑप्शन होंगे उनका भी मतलब बताएंगे कि आखिरकार हमने इन 4 ऑप्शन को इसमें क्यों डाला। यानी कि आपके एक प्रश्न से हम आपके 4 आंसर सॉल्व करेंगे। क्लियर? तो शुरू करते हैं। ये अपने आप में एक यूनिक इनिशिएटिव है, क्योंकि ये किसी भी टेस्ट सीरीज से या किसी भी संस्थान से कॉपी पेस्ट नहीं है। इसको ऑलरेडी हम खुद सोचकर बनाते हैं अपने करंट अफेयर्स के नोट्स को देखकर। और आप जब 1 से 2 टेस्ट इनको सॉल्व करेंगे तो आपको खुद लगेगा कि ये टेस्ट यूपीएससी की मान्यता के अनुरूप ही हैं। इनकी जो लैंग्वेज है वो भी यूपीएससी के अकॉर्डिंग है, इनका जो ऑप्शन करने का तरीका है वो भी यूपीएससी के तहत, और साथ ही यूपीएससी में जो पूछे गए हैं उनसे हटकर, यानी कि फ्यूचर में ऐसा क्वेश्चन पूछा जा सकता है, उसको भी हमने ध्यान में रखा है। क्लियर? तो उम्मीद है आपको टेस्ट सीरीज काफ़ी अच्छी लगेगी और हमारे साथ डेली आप 5 एमसीक्यू की अगर प्रैक्टिस करेंगे तो आप यकीन मानिए कि इससे बाहर आपका एक भी क्वेश्चन करंट अफेयर्स का नहीं आने वाला। क्लियर? तो चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि आपको ये दिख रहा है कि ये टेस्ट 1 है, मई 1 से लेके 10 तक, यानी कि 2019 के मई में 1 तारीख से लेकर 10 तारीख तक जो भी करंट अफेयर्स के आर्टिकल इम्पोर्टेंट थे उनके क्वेश्चन को इसमें डिस्क्राइब किया गया है। क्लियर? तो इस तरीके से हमारे हर महीने के लगभग 3 टेस्ट होंगे। जैसे मई का ये 3 टेस्ट 1 से 10 है, दूसरा 11 से 20 होगा और तीसरा 21 से 30, यानी कि 3 दिन में हम लगभग 1 महीने की पूरी करंट अफेयर्स के जो भी इम्पोर्टेंट आर्टिकल होंगे उनको रीड करेंगे, उनका टेस्ट देंगे और उनके तहत अपनी एक समझ भी डेवलप करेंगे कि आखिरकार करंट अफेयर्स का इतना सारा मटेरियल होने के बावजूद हमें करंट अफेयर्स को किस तरीके से पढ़ना चाहिए ताकि हमारा यूपीएससी का प्रश्न सॉल्व हो सके। क्लियर? तो शुरू करते हैं। हमारा पहला आज का क्वेश्चन है, हाल ही में चर्चा में रहा शब्द एकेडमिक लोमोनोसोव क्या है? यूपीएससी कई बार ऐसे शब्दों को लेकर क्वेश्चन पूछता है। आप बैक ईयर के क्वेश्चन पेपर उठाइए, वहाँ पे देखिएगा कई बार ऐसे दे देगा कि हाल ही में चर्चा में रहा ये शब्द क्या है। जैसे कि आप 2018 का पेपर उठाएंगे तो उसमें थॉट सिस्टम को लेकर यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा। तो हम देखते हैं इसके ऑप्शन पहले क्या है और फिर इसमें सही ऑप्शन कौन सा है और गलत ऑप्शन अगर हैं तो वो क्यों हैं और उनका क्या मतलब। तो जैसे कि आपको दिख रहा है कि इसका पहला ऑप्शन है, रूस की क्या ये एक पनडुब्बी है? ठीक है। दूसरा है, अमेरिका की क्या रडार प्रणाली है? तीसरा है, तैरता हुआ नाभिकीय संयंत्र है? और चौथा है, एक अंतरिक्ष दूरबीन है। यानी कि आपको इन 4 में से एक ऑप्शन को बताना है। उम्मीद है आपने ऑप्शन सोच लिया होगा और काफ़ी सारे लोगों का जो आंसर होगा वो ये होगा कि साहब ये एक तैरता हुआ नाभिकीय संयंत्र है, यानी कि ये एक फ्लोटिंग न्यूक्लियर पावर प्लांट है। आपने बिल्कुल सही आंसर का जवाब दिया है, आपका आंसर बिल्कुल सही है, ये एक तैरता हुआ नाभिकीय संयंत्र ही है। क्लियर? अब आपके मन में आया होगा तो फिर इसमें आपने बी ऑप्शन में अमेरिका की रडार प्रणाली क्यों दिया है? तो अमेरिका की रडार प्रणाली आपको पता है कि थर्ड सिस्टम अमेरिका की एक रडार प्रणाली है। क्लियर? आपका यह ऑप्शन क्लियर हो गया। रूस की पनडुब्बी हमें याद नहीं करनी है। तैरता हुआ नाभिकीय संयंत्र आपको पता ही चल गया। एक अंतरिक्ष दूरबीन है तो आप किसी का भी नाम सोच सकते हो, जैसे सोफिया एक टेलीस्कोप है, अंतरिक्ष दूरबीन है। ठीक है। अपने यहाँ इंडिया में कई सारी, चाहे हेनले में हो या लद्दाख में हो या जीएमआरटी हो, कई सारी हैं। तो आप जब पढ़ोगे तो इस प्रोस्पेक्ट से पढ़ोगे कि इस लाइन पे भी एक क्वेश्चन बन सकता है, इस लाइन पे भी एक क्वेश्चन बन सकता है और इस पे भी एक क्वेश्चन बन सकता है। क्लियर? तो उम्मीद है अब आपको ये आंसर रट गया होगा कि आपसे अगर कोई पूछे कि एकेडमिक लोमोनोसोव क्या है तो आप कहोगे एकेडमिक लोमोनोसोव एक तैरता हुआ न्यूक्लियर पावर प्लांट है। इससे ज़्यादा आपको इसमें कुछ भी याद करने की ज़रूरत नहीं है। कई सारे बच्चे इसमें कितने किलो का न्यूक्लियर पावर प्लांट है, किस एरिया में है, कौन सा स्थान है, ये सारी चीज़ें आपको नहीं याद रखनी। ये यूपीएससी नहीं पूछता। यूपीएससी ऊपर ऊपर लेवल का ऐसे क्वेश्चन पूछेगा, जहाँ पे डेप्थ पूछेगा वहाँ हम बताएंगे। ठीक?
चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन है हमारा कि प्रधानमंत्री अध्यक्ष होते हैं। यूपीएससी कई बार इस लाइन को किसी बॉडी के साथ में रिलेट कर देती है, बट हमने क्या किया, इसे इंडिपेंडेंट कर दिया ताकि आपको आसानी रहे कि हाँ इन बॉडियों के तो प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट नहीं होते। क्लियर? तो आपने प्रश्न देख लिया, उम्मीद है। ऑप्शन देखिए, पहला ऑप्शन है नेशनल क्राइसिस मैनेजमेंट, ठीक है। दूसरा पीएम स्टैक, तीसरा सीएसआईआर और चौथा बी व सी, यानी कि चौथा ऑप्शन कह रहा है कि ये दोनों हो सकते हैं क्या। तो हम देखते हैं नेशनल क्राइसिस मैनेजमेंट। आपने ये नाम सुना होगा, आपको पता हो कि इसके चेयरपर्सन कौन होते हैं, कैबिनेट सेक्रेटरी। तो ये तो ऑप्शन नहीं हुआ, आप इसको एलिमिनेट कर दो। अब जब ये नहीं होगा तो आप ये बताइए, आपके 3 ऑप्शन बचे, ठीक है। अब आप देखिए दूसरा पीएम स्टैक, आपके मन में आ सकता है, हो सकता है कि पीएम स्टैक से रिलेटेड प्रधानमंत्री अध्यक्ष हों। तो आपको पता हो कि पीएम स्टैक का पूरा क्या नाम है, तो आप जानते हो ना पीएम स्टैक का पूरा क्या नाम है, प्रधानमंत्री साइंस टेक्नोलॉजी इनोवेशन एंड क्या है, जल्दी बताइए, एडवाइजरी काउंसिल। यानी कि ये तो एडवाइजरी काउंसिल है और ये पीएम को एडवाइस करेगी। तो जब पीएम को एडवाइस करेगी तो पीएम इसके अध्यक्ष कैसे हो सकते हैं। देखो इसी को कहते हैं ना थिंकिंग करना, कि जब आप क्वेश्चन पढ़ रहे हो, ऑप्शन पढ़ रहे हो, तो वहाँ थिंकिंग करो, ज़्यादा रटने की याद करने की ज़रूरत नहीं होती। थिंक आपने किया, अच्छा पीएम स्टैक के चेयरपर्सन नहीं होंगे, ठीक, क्यों, क्योंकि ये तो एडवाइजरी काउंसिल है। जब प्राइम मिनिस्टर को ही एक कमेटी एडवाइस देगी तो उसके अध्यक्ष प्राइम मिनिस्टर स्वयं थोड़ा ना होंगे। तो ये आपका ऑप्शन गलत हो गया, आप इसको काट दो। अब आपने दूसरा जहाँ काटा, आपका डी अपने आप कट गया, यानी कि आपका सही आंसर सी मिल गया। और वैसे भी आपको पता है सीएसआईआर के जो चेयरपर्सन होते हैं वो प्राइम मिनिस्टर ही होते हैं। क्लियर? इतनी सारी बातें अब आपके माइंड में आया होगा कि आखिरकार ये नेशनल क्राइसिस मैनेजमेंट क्या है। तो इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी हम ले लेते हैं कि नेशनल क्राइसिस मैनेजमेंट क्या है। आपको पता हो कि इसे नेचुरल कैलामिटी को मेज़र करने के लिए गठन किया गया था। क्लियर हो गया? दूसरा ये है कि इसके अंतर्गत हम जो क्राइसिस आते हैं उनको अच्छे से मैनेज करते हैं। बस आपको इससे ज़्यादा इसमें कुछ भी याद करने की ज़रूरत नहीं है। क्लियर हो गया? पीएम स्टैक के बारे में सिर्फ आपको बस उतना ही जानना, बाकी आपको डिटेल नहीं जाननी है। ज़्यादा डिटेल जानकर आप अपने अंदर तथ्यों का भरमार मत करिए। आपको ये देखो पता हो कि किस लाइन पे क्वेश्चन बनेगा और किस पे नहीं बनेगा, और ये आपको तभी पता हो सकता है जब आप लास्ट ईयर के 25 ईयर्स के बैक ईयर पेपर का काफ़ी गहनता से अध्ययन करोगे। और आप देखेंगे जब आप ऐसे क्वेश्चन को हम बैक ईयर की सीरीज भी कराएंगे बहुत जल्द, 1 या 2 दिन से शुरू होने वाली है। तो उसमें आप देखेंगे कि क्वेश्चन बनाने का तरीका यूपीएससी का बिल्कुल ऐसा ही मिलता है, लेकिन टेस्ट सीरीज वाले काफ़ी डिफिकल्ट बनाते हैं। खैर उनकी बात छोड़ते हैं। सीएसआईआर हमने देख लिया। चलिए अब हम अपने अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है तीसरा, क्या है, एशिया पैसिफिक ब्रॉडकास्टिंग यूनियन के संबंध में सत्य कथन है। यूपीएससी ऐसी लाइनें बहुत पूछता है, इसका सत्य कथन बताइए, इसका असत्य कथन बताइए, ठीक है। तो देखते हैं इन्होंने क्या स्टेटमेंट दी है। पहला है स्टेटमेंट कि प्रथम विश्व युद्ध के बाद इसका गठन हुआ, ठीक है। दूसरा, ये यूएन का अभिन्न अंग है। तीसरा, केवल एशिया व यूरोप महाद्वीप के देश इसके सदस्य हैं। चौथा, इंडिया इसका सदस्य है। क्लियर? आपने ये देख लिया। आप इसके ऑप्शन भी देखो, जब ऐसे क्वेश्चन आए ना तो आप इनके ऑप्शन जरूर देखा करो, केवल 1 2, केवल 1 3, केवल 4, उपयुक्त में से कोई नहीं। यानी कि अगर आपको एक ऑप्शन के बारे में जानकारी पता चल जाए तो 2 एलिमिनेट हो जाएंगे, फिर 2 बचेंगे, फिर आपको तीसरा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, केवल चौथा पढ़ने की ज़रूरत है। समझ रहे? इसको बोलते हैं आप अपनी ट्रिक डेवलप कीजिए। ऐसे ही होंगी जब हम जितने क्वेश्चन डिस्कस करेंगे ना, आप यकीन मानिए, आप 5 क्वेश्चन मेरे द्वारा सॉल्व किए गए देखेंगे, आप 100 कहीं भी लगा लीजिए, आपको 5 से ही सब कुछ क्लियर हो जाएगा, ठीक। तो जैसे हम देखते हैं प्रथम विश्व युद्ध के बाद गठन, तो आपको पता है कि ये द्वितीय विश्व युद्ध के बाद इसका गठन हुआ। क्यों? क्योंकि इसका गठन तो 1964 में हुआ था। यानी कि इसका गठन तो भाई साहब 1964 में हुआ। तो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर तो हमें पता है 1914 से 1918 के बीच चला, ठीक। तो ये कट गया। दूसरा है, ये यूएन का अभिन्न अंग है क्या? तो नहीं, ये नॉन प्रॉफिट, नॉन गवर्नमेंटल और नॉन पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन है। तो दूसरा नहीं होगा, पहला भी नहीं होगा, ठीक। तीसरा है, केवल एशिया व यूरोप महाद्वीप के देश इसके सदस्य हैं।
तो बिल्कुल भी नहीं, इसमें 4 कॉन्टिनेंट के मेंबर इसके पार्टिसिपेट हैं, और वैसे भी केवल आपको मिल गया तो ऑप्शन तो एलिमिनेट हो ही जाएगा। चौथा है, क्या इंडिया इसका मेंबर है एशिया ब्रॉडकास्टिंग का? तो आपको पता हो, जब ये एशिया का ब्रॉडकास्टिंग यूनियन है तो इंडिया तो अब एब्सोल्यूट मेंबर होगा ही होगा। क्लियर? तो आपको पता है ना कि इसका चौथा ऑप्शन तो सही है। तो अब हम देखते हैं इसके ऑप्शन। आपको पता है पहला गलत, दूसरा गलत और तीसरा गलत। तो पहला गलत है तो आप जान गए ना कि अगर पहला गलत है तो ये ऑप्शन तो कट गया, ठीक, ये भी कट गया, और आपको पता है चौथा सही है, ठीक, तो ये भी अपने आप कट गया, ऑप्शन अपने आप आ गया 4। ठीक है, यानी कि इसका ऑप्शन सी सही है। चलिए अब देखते हैं चौथा क्वेश्चन। चौथा क्वेश्चन क्या है, काफ़ी इजी है, तो आप सॉल्व कर सकते हैं चौथे क्वेश्चन को। तो देखिए चौथा क्वेश्चन है, काठमांडू मीडिया एक्शन प्लान संबंधित है, तो आप बताएंगे ये किससे संबंधित है। ठीक है, क्वेश्चन देखते हैं, ब्रिक्स से, आसियान से, सार्क से, या उपयुक्त में से कोई नहीं। ठीक, आपके माइंड में होगा कि भाई साहब ऐसा क्वेश्चन आता है क्या? हाँ आता है। आपको पता हो फोर्टिलेजर डिक्लेरेशन यूपीएससी ने पूछा था किससे संबंधित है, और उस समय ब्रिक्स न्यूज़ में था, इसलिए उसने क्वेश्चन पूछ लिया था। ठीक है, तो आप परेशान मत होइए, देखते हैं काठमांडू मीडिया एक्शन प्लान किससे संबंधित है। अभी आपने क्या पढ़ा था कि एशिया पैसिफिक ब्रॉडकास्टिंग यूनियन किससे रिलेटेड है, तो आपने देखा था ना कि एशिया पैसिफिक ब्रॉडकास्टिंग जो यूनियन थी वो क्या करती है, वो यही तो काम करती है कि जो मीडिया इंटीग्रेशन है उसको प्रमोट करना। यानी कि ये तो एशिया पैसिफिक ब्रॉडकास्टिंग यूनियन का एजेंडा है काठमांडू मीडिया एक्शन प्लान। ये ना तो ब्रिक्स का एजेंडा है, ना आसियान का, और ना ही सार्क का। यानी कि ना तो ये होगा, ना ही ये होगा, और ना ही ये होगा। इसका ऑप्शन क्या होगा? डी। क्लियर? समझ गए ना? ऐसे ही आपको ऑप्शन एलिमिनेट करने हैं। चलिए हम अपना अंतिम क्वेश्चन देखते हैं। अंतिम क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है कि यूएनएससी 1267 रेजोल्यूशन संबंधित है। यूपीएससी ने अब की बार रेजोल्यूशन से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे हैं ना, हेग कन्वेंशन किससे संबंधित है, ये रेजोल्यूशन किससे संबंधित है, तो ये उसी से रिलेटेड है कि यूएनएससी 1267 रेजोल्यूशन किससे संबंधित है। नंबर 1, क्या ये बाल अधिकारों से संबंधित है। नंबर 2, ईरान पर अमेरिकी प्रतिबंध से संबंधित है। नंबर 3, कुर्द आक्रमणकारियों के बचाव से संबंधित है, या आतंकी संगठनों को प्रतिबंधित करने से। उम्मीद है आपने आंसर सोच लिया होगा और आपको याद भी आ गया होगा कि भाई साहब ये तो आतंकी संगठनों को प्रतिबंधित करने से रिलेटेड है। तो अब चलिए बाकी जो ऑप्शन है उनको देख लेते हैं। आपको पता है कि कुर्द एक मिलिटेंट ग्रुप है, कहाँ का? सीरिया का। आपसे यूपीएससी क्वेश्चन पूछ सकती है कि कुर्द कहाँ के मिलिटेंट्स हैं, तो आप बताओगे सीरिया के। ठीक। दूसरा, आपसे क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है कि बाल अधिकारों से संरक्षण से संबंधित कौन से प्रोविजन है, तो आपको पता है आईएलओ के अंतर्गत किए गए थे 132 और 134 से रिलेटेड। फिर है ईरान पर अमेरिकी प्रतिबंध से रिलेटेड क्या है, तो आपको अच्छे से पता है कि कार्सा एक्ट के तहत ईरान को भी प्रतिबंधित करता है, रसिया को भी करता है, तो ये सारी चीज़ें आपको समझ में आ गई। ठीक, तो आपको पता है आज हमने अपने 5 ऑप्शन सही किए। ठीक है, तो जैसा कि आपको एक बार इसकी आंसर की देख लेते हैं। आपने पहला आंसर जो किया था उसकी आंसर की कौन सी थी? तीसरा। दूसरे का आंसर की कौन सी थी? तीसरी। तीसरे के आंसर की क्या थी? तीसरा। और चौथे के आंसर की कौन सी थी? चौथा। और पांचवें के आंसर की क्या थी? चौथा, यानी कि डी। ठीक, तो इस तरीके से हमने आज अपना पार्ट 1 क्वेश्चन टेस्ट सीरीज का सॉल्व किया। उम्मीद है आपको ये अच्छा लगा होगा। कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि आपको करंट अफेयर्स पढ़ने में ये तरीका कैसा लगा। मिलते हैं कल फिर नए 5 क्वेश्चन के साथ में। तब तक अपना ख्याल रखिए और स्वस्थ रहिए।